सिर्फ आयनिक कंपाउंड, और नंबर के लिहाज से आयनिक कंपाउंड्स कम होते हैं, मॉलिक्यूलर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम के लिए एम्पिरिकल यूज करना पड़ता है, मगर करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ तीसरा पॉइंट होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इज यूज्ड टू represents ionic compounds which are made up of ionic bonds which are made up of oppositely charged ions and not molecules। और ये ऑब्वियसली हो गई बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is used to represent molecular compounds फिर जो बात हमने कही वो पॉइंट 4 बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला of more than one compounds may be same. For example, CH is the empirical formula of both इथाइन, इसका फॉर्मूला C2H2 होता है, एंड बेंजीन। जैसे मैंने कहा, ऐसा मुमकिन है कि दो अलग अलग कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला इत्तेफाक से सेम होता है। तो बेंजीन एक कंपाउंड है, इथाइन एक कंपाउंड है, और इस दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला इस हिसाब से CH बनता है। Molecular formula normally represents one compound. आमतौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऐसा नहीं होता और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक ही कंपाउंड बनता है। अलबत्ता इसके अंदर भी एक स्पेशल होती है कहानी, कंपाउंड्स का कोई ग्रुप होता है जो आइसोमर्स कहलाते हैं, उनमें ऐसा मुमकिन है कि फॉर्मूले सेम हो। तो एक गुंजाइश वहाँ है, लेकिन वो ज़रा खास स्पेशल सी है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और एम्पिरिकल फॉर्मूले में तो ये नॉर्मल बात है कि यस यू एक्सपेक्ट कि दो तो क्या, दो से भी ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। तो ये जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, दो अंदाज से ये थ्योरी पूछी जाती है, डेफिनेशन या कंपैरिजन। तो जो बात आपने लास्ट टाइम लिखी थी सिर्फ एक डेफिनेशन का पॉइंट था और एक एग्जांपल, वो दोनों मिला दें तो वो डेफिनेशन पूरी बन जाती है। तो अगर वो सिर्फ कहते हैं डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिफाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो डेफिनेशन विद एग्जांपल इज इनफ। और अगर आपसे कहा जाता है कंपैरिजन कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फिर ये पूरे 4 पॉइंट्स आपके बेटा उधर भी मैंने कोई हेडिंग नहीं डाली, दो कॉलम बनाए हैं, वो एम्पिरिकल फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ये अब हमें याद रहेगी बात चैप्टर में
इसी तरह दो डेफिनेशन पढ़ा करेंगे और फिर न्यूमेरिकली तो असल चीज है ये, गिनती की 3 या 4 डेफिनेशन और आएंगी। असल बल्क है और इसमें से क्या न्यूमेरिकल। बेटा बाहर जाओ तो कोई पते को चला देना, मुझे वापस बताना, ये मेरी दरख्वास्त है, मुझे ना बताना पड़े क्या हुआ। ओके, अब इसमें क्या है, वो मैंने आपसे कहा एम्पिरिकल फॉर्मूले के 2 पर्पस है। एक तो बता दिया कि ये तो आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है, एक और है जो नहीं बताया, वो क्या है। आयनिक कंपाउंड के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना सिवाय एम्पिरिकल फॉर्मूले, तो हो गई बात। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को बहुत अहमियत देते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड भाई वहां क्यों देते हैं, अब और कुछ नहीं। अब है हमारा ये वो काम है जो 9th का पढ़ा हुआ था, क्योंकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें एक साल की पुरानी बात याद होगी, हमने पहले वो रिवाइज कराया कि ये हमारे भी सिलेबस का हिस्सा है, हम भी पूछेंगे एग्जाम। अब हमारे स्टैंडर्ड की बात वो क्या है, दिल में बात तो आई होगी कई दफा, दिल में रह गई होगी कि ये जो हम फॉर्मूले पूरी केमिस्ट्री की किताब को कहीं से भी खोलते हैं फॉर्मूले जरूर मिलेंगे। ये लिखा हुआ एक फॉर्मूला बेंजीन C6H6, क्या मतलब इसका लिखा मैंने कहा कि बेंजीन एक लिक्विड है जिसके मॉलिक्यूल्स 12 एटम्स के ग्रुप में होते हैं, 6 कार्बन 6 कार्बन। आपको कैसे पता चला, खुद हमने कई दफा कहा, वैसे भी हमने सुन रखा, एटम तो नजर ही नहीं आते, दे आर सो स्मॉल कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो फिर ये इतनी मतलब एक्यूरेसी के साथ आप बता रहे हैं, जैसे साथ बैठे हुए हो, हर मॉलिक्यूल के लिए बताते हैं, हर कंपाउंड, पूरी केमिस्ट्री बेस ही इसी बात पर कर रही है। क्या जबरदस्त अंदाज। ग्लूकोज एक कंपाउंड, अच्छा जी क्या फॉर्मूला, C6H12O6। वाटर H2O, मैंने कई दफा पानी देखा, आपने भी देखा होगा, गौर से भी देख के लिखिए ना, कहीं नजर आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिले। ये इंफॉर्मेशन जो पूरी केमिस्ट्री की बेस है, हमारी सारी कहानियां यहाँ से शुरू होती हैं, कैसे पता चलती है। तो इससे पहले कि हम में से किसी को सोशल मीडिया ये चला रहे और वो बताए कि नहीं सर हमने देखा वो फला जगह पे वो तस्वीरें भी हैं एटम की और ये, तुम पहले बता दें इन ईयर 2020 इसमें आप जिंदा हैं, हमने कई ऐसी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से एटम्स की इमेजिनरी तस्वीरें बना रहे हैं। वो आंखों से या इंस्ट्रूमेंट से देखी हुई नहीं है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स है जिसे हमने बहुत ही जबरदस्त तरीकों से अब बना लिया है, जिससे ये इत्मीनान हो जाता है कि हाँ एटम है और वैसे ही है जैसे हम सोचते हैं, लेकिन उसको देखना नहीं है। और ये भी हमने आज बनाया। ये जो फॉर्मूले और ये सारी स्टोरियां आपके पास हैं, ये कम से कम 200 साल पुरानी है। पानी का फॉर्मूला H2O है, इसका एक एक्सपेरिमेंट 9th क्लास की किताब में डिस्कस हुआ था, ये 18th सेंचुरी में हुआ था। इसका मतलब है साइंसदानों ने अपनी अकल से, सिर्फ अपनी अकल से और कुछ ट्रिक्स से सारे फॉर्मूले निकाल लिए, 1 to all, और ये सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री की बेस है, इसी पे केमिस्ट्री चल रही है। तो ये वो साइंस है जो कम से कम 200 साल पुरानी है, वो मॉडर्न साइंस नहीं, 200 साल पुरानी। तो अब इस 200 साल पुरानी साइंस को हम तो नहीं जानते, हम तो माशाल्लाह इतने फसलों में भी आते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब इस स्टेज पर हम आपको ये अंदाज़ा दिलाएं कि ये फॉर्मूले कोई गैस नहीं कर लिए गए, कोई अंदाजे नहीं लगा लिए गए, इट्स अ वेरी वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो हमने अपनी साइंस की नॉलेज और अकल को यूज़ करके हासिल किया है। तो अब हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक असल में है वो ये है कि हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे मालूम कर लेते हैं। यानी अगर बात में समझाने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये बता पाएंगे, घर में ग्लूकोज पड़ा हुआ है होगा,
कि कोई आपके हाथ में ग्लूकोज का एक चम्मच रख के कहे बताओ इसका फॉर्मूला C6H12O6 कैसे पता चला, तो आप बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं, हम करके दिखाएंगे आप। तो ऐसे तमाम कामों के 2 स्टेप्स हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनके साथ हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और हमें फॉर्मूला पता चलता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट वो हमें न्यूमेरिकल में करके देंगे, पूरी करने बैठ रहे, प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा। वो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा जो बताने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा अगर हमें भी एपरेटस मिल जाए तो हम भी कर लेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी उसकी रीडिंग्स गिवन होगी और हम उसकी बेस पर कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ी बड़ी है, और हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट के मदद से कैलकुलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले इंपीरिकल फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। लफ्ज इंपीरिकल का मतलब ही होता है ऐसी चीज जिन्हें एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाए। तो अब ये इंपीरिकल फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस नंबर 2 ये है कि जब भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है सबसे पहले हमें इंपीरिकल निकालना होता है। बगैर इंपीरिकल फॉर्मूले के हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। तो अब हमारे लिए इंपीरिकल फॉर्मूले की जो अहमियत है, बिसाइड द फैक्ट के आयनिक कंपाउंड तो है ही इंपीरिकल फॉर्मूले की वजह से, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनमें जब हम डिटर्मिनेशन करेंगे तो पहले निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला और फिर उस इंपीरिकल फॉर्मूले की मदद से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। तो हमारे न्यूमेरिकल्स के भी 2 टाइप्स होंगे। एक छोटा न्यूमेरिकल वो होगा जिसमें हम सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला करेंगे और एक हिस्सा भी होगा कि फिर हम इंपीरिकल से मॉलिक्यूलर भी निकाला करेंगे। तो हम इसी तरह 2 मरहलों में सीखेंगे। पहले हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला लगेगा, इस तरह हमें भी पता चल जाएगा ओके इंपीरिकल फॉर्मूले की कितनी अहमियत है, और फिर इंपीरिकल को मॉलिक्यूलर में कैसे कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो ये है अहमियत जिस पर अब हम काम करेंगे। तो भाई बात ये है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके इंपीरिकल फॉर्मूले या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाले, लाखों कंपाउंड्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कंपोजिशंस में भी फर्क है। इसलिए ये समझ ना हो या ये एक्सपेक्टेशंस ना हो कि हम जो कुछ भी आज पढ़ेंगे, आपसे कुछ दिनों तक पढ़ते रहेंगे, उससे सारों के फॉर्मूले में आ जाए। नो, उसकी वजह ये है कि देयर माइट बी डिफरेंट लॉजिक्स इन्वॉल्व फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन ये जरूर है कि जो लॉजिक हम आपको पढ़ा रहे हैं और उससे जो चीज आप सीख जाएंगे उससे कंपाउंड्स की बहुत बड़ी तादाद का फॉर्मूला निकालना हमें आ जाएगा और जो रह जाएंगे हमें रफ सा आइडिया हो जाएगा, हाँ उनका भी निकल सकता है। यानी एक बहुत जबरदस्त आइडिया देने में हम कामयाब हो जाएंगे और कम से कम ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ये फॉर्मूले जो है अंदाजे से निकाल दिए हमने या पता नहीं क्या किया होगा, मशीनों में डालते हैं कंपाउंड को तो मशीन बता देती है, ऐसा कुछ नहीं। सब में इंसानों ने अपनी अकल लड़ाई। ठीक है, तो जो तरीका हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से हम कंपाउंड्स के जिस ग्रुप को कवर करेंगे वो कहलाता है पहली बात ऑर्गेनिक। नाम तो सुना होगा ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और वजह भी बड़ी जबरदस्त। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे मॉलिक्यूलर होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले जो हैं उनमें आयनिक भी होते हैं, मॉलिक्यूलर भी, इसलिए हम फिलहाल आयनिक को तो टच नहीं करना चाह रहे, मॉलिक्यूलर। दूसरी बड़ी अहम बात इसकी वजह से आपको लगेगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी टोटल कंपाउंड्स हैं 99% वो ऑर्गेनिक है। तो तादाद के लिहाज से ये ऑर्गेनिक वाले डोमिनेटिंग है, सब सारा ही कवर करके बैठे हैं। दूसरे के हिस्से में तो बेचारे के हिस्से में 1% गया थे और ये 1% भी मैंने ज्यादा ही बता दिया है, इससे भी कम है। तो ऑर्गेनिक तो फिर छा गया भाई। तो इसलिए अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही का डिस्कशन कर लूं, उसी के ट्रिक बता दूं, तो ये मेरा मसला बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो पहली बात हम जिन कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूले और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक।
बात हो गई। जिस तरीके से हम या जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं उस तरीके को कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। क्या नाम है? कंबस्शन एनालिसिस, जिसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। दो बातें हुई। हमारा काम, जैसे मैंने कहा, एक है हिस्सा एक्सपेरिमेंट, फिर कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पर आपको उस एक्सपेरिमेंटल पार्ट का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ ताकि सवाल में जो कुछ हमें गिवन होगा वो समझ में तो आए क्या दे दिया, क्या कह रहे हैं, और फिर हमें जो कैलकुलेशन करनी है करते हैं। तो जो कंपाउंड्स हमें नॉर्मली दिए जाएंगे ऑर्गेनिक, उनमें खास बात ये होती है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होता है। ये दो एलिमेंट्स समझें कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो एलिमेंट हो सकता है वो ऑक्सीजन भी है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं सल्फर है, कहीं फॉस्फोरस, वो वेरी कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन जरूर होता है। तो कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। कंबस्शन का मतलब है जलाना, उर्दू में जलाना, इंग्लिश में मतलब अगर आप उस कंपाउंड का हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस कंबस्शन एनालिसिस में होगा ये कि जो कंपाउंड आपको मिला है आप उस कंपाउंड को एयर में जलाते हैं, यानी आप उसका रिएक्शन एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें ये कंपाउंड दिया गया, निकाल लीजिए। हमने क्या किया, आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको हम ग्लूकोज एक चम्मच दे दें, मिल जाओ, निकाल के लाओ उसका फॉर्मूला, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आपको जो कंपाउंड दिया गया है आप उसका वे कर लें, बैलेंस पे रखें और वे कर लें। और अब माशाल्लाह तरक्की हो गई है, तो 9th क्लास का थका हुआ फिजिकल बैलेंस नहीं दे रहे, रीडिंग लाते रहे हैं, डिजिटल बैलेंस। आपस की बात है, डिजिटल बैलेंस सस्ता है, फिजिकल बैलेंस महंगा। मुझे आज तक ना समझ आई कि बच्चों का टाइम 9th में क्यों बर्बाद करते हैं। फिजिकल बैलेंस जो आपने 9th में अगर यूज़ किया है, बहुत सारे प्रैक्टिकल के साथ 2-3 में तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। और जो डिजिटल बैलेंस जो आप दुकानों में देखते हैं, छोटी सी ट्रे होती है, उसके ऊपर रखने लिखा हुआ रहता है क्या बेटा, तो 900 रुपये का। और टाइम कितना बचता है, तो भारत आपको सहूलियत दस्तियाब है 900 रुपये में। तो आपने वे किया और सपोज, और गौर से सुनिए, सपोज अब मैं वही वैल्यूज कोट कर रहा हूँ मेरे पहले न्यूमेरिकल में आएंगी ताकि जरा कोऑर्डिनेशन रहे। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मैंने उसका वे किया तो वो वही निकला 1.367 ग्राम। कुछ भी हो सकता है कि मैंने एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया। अब मेरे पास एक कंपाउंड जिसका वे किया गया 1.367 ग्राम, उसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने उसे कंबस्शन एनालिसिस के एपरेटस में रख दिया। इस एपरेटस में 3 चैम्बर होते हैं। इसके पहले चैम्बर में कंबस्शन हो रही है, ये इसकी शक्ल है। इसमें एक स्टैंड है जिसके ऊपर ऐसे शेल्फ रखा हुआ है और इस पे हमने वो कंपाउंड रख दिया 1.367 ग्राम, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 है, ये यहाँ रख दिया। इसके नीचे रखा हुआ है बर्नर जिसको हमने जलाया, इस जगह से एयर अंदर आती है। तो एयर में कौन सी गैसेज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, टोटल हो गया 99%। 1% नॉर्मल गैसेज है। इन सब में कंबस्शन में एक्टिव होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हवा में है, अंदर आई और ऐसे ही बाहर चली गई, उसने कुछ नहीं करना। नॉर्मल गैसेस जैसी आएंगी वैसी बाहर चली जाएंगी, उन्होंने कुछ नहीं करना। हाँ, ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में क्या करेगी,
रिएक्शन। तो यहाँ से जो एयर आ रही है उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो मेरे कंपाउंड से रिएक्शन करेगी। तो अगर वो कार्बन से रिएक्शन करेगी तो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैं जला रहा हूँ इसमें क्या होगा, इस कंपाउंड में जहां जहां कार्बन है वो सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सारा कार्बन कंपाउंड में था, ऑक्सीजन कहां से आ गया, एयर से। इसी तरह मेरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा पानी। जितना गर्म हम कर रहे हैं पानी के वेपर्स बन जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दूसरी क्या चीज बनी, वाटर। और तीसरा क्या मौजूद है मेरे कंपाउंड में, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, बनाएगा भाई, वो ऑक्सीजन ही रहेगा। बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिला दो भाई, तो भाई वो ऑक्सीजन ही की सूरत में हवा में चला है। इसका मतलब है नई चीज क्या बनी, CO2 और वाटर। वो तो आपने नहीं भेजा था, जो आपने भेजी थी एयर, उसमें थी ऑक्सीजन, सारी थोड़ी खत्म हो जाएगी, कुछ कंज्यूम हो गई और बाकी हमारे भी कंपाउंड की कुछ ऑक्सीजन उसमें शामिल हो गई, खत्म था। अब ये सब चीजें यहां से आगे जा रही है, ठीक है। मुझे किसी तरह ये पता लगाना है कि मेरे कंपाउंड में जो कार्बन था, जो अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वो कितना है। से वो तो धुआं बन के उड़ गया, वो कहाँ पता लगता है आपको। अब हमारी अकल देखिए। अब आप सोचें यहाँ से जो एयर आई थी उसमें कौन कौन था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबल गैसेस। यहाँ आया, इनके साथ मिला। अब जो यहाँ से बाहर जा रहा है उसमें कौन है, नाइट्रोजन है, जैसी थी वैसी है। नोबल गैसेस भी एज इट इज है। ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम हो गया क्योंकि उसने कुछ रिएक्शन कर, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन है। और साथ में दो नए खिलाड़ी शामिल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो गई और पानी भी शामिल हो गया, पानी के वेपर्स। ये सारा ग्रुप इस रास्ते से बाहर आ रहा है। हम खास तौर पर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ताकि सारे धुएं को यहाँ खींच ले, कोई वापस न जाने पाए। अब यहाँ दूसरा चैम्बर आ गया। इस चैम्बर में अब देखिए हमने क्या तमाम क्या किया है, केमिस्ट्री इस्तेमाल की। केमिस्ट्री ने बताया कि जो CO2 गैस है ना, ये एक केमिकल के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, और वो केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये खूबी है कि वो CO2 गैस को एब्सॉर्ब कर लेता है। ना ऑक्सीजन को करता है, ना पानी को करता है, ना नाइट्रोजन को करता है, ना नॉर्मल, किसी को नहीं, सिर्फ CO2। हमारा काम देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक बीकर रखा हुआ होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब क्या होगा, जो सारी गैसेज आएंगी सब यहां से आगे बढ़ जाएंगी सिवाय कार्बन, वो बीच में पीछे ही रह जाएगी। उसे CO2 का थोड़ा सुनता जा रहा हूँ, उसे अपने पास, बाकी सबको क्या रह जाओ, ये आगे नहीं जा सकता। तो अगर CO2 इसमें एब्जॉर्ब होगी तो इसका वेट बढ़ जाएगा ना, हल्की से पता चलेगा कितना बढ़ गया। अब चला कि हमने इसे पहले से एक फिजिकल बैलेंस पे रखा हुआ है, और बड़ा आपकी आसानी की खातिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बड़ी कैलकुलेटेड क्वांटिटी रखिए, एग्जैक्ट 50 ग्राम ऐसे रीडिंग आ रही है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंची है, तो एग्जैक्ट 50 है। जैसे ही गैसें इन हुई, इधर आई, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सब आगे भाग गए। तो अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो रीडिंग चेंज हो जाएगी, और अगर रीडिंग चेंज होगी तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आई है। फर्स्ट कर लेंगे, रीडिंग हो गई 53.002, तो इसका क्या मतलब हुआ, कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें एब्जॉर्ब हुई, 3.002। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि मेरे कंपाउंड को जब जलाया गया तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कितनी बनी है, 3.002। ये पहली रीडिंग हो गई। अब जो तीसरा चैम्बर है, अब मुझे बताइए कौन कौन सी चीज यहां तक पहुंचेगी। हमने बोला नाइट्रोजन भी पहुंचेगी, नोबल गैसेस भी, ऑक्सीजन भी, वो तो ऐसी हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अब पीछे रह गई है, तो पानी के वेपर्स हैं अभी। तो अब हम एक ऐसा केमिकल यहाँ यूज करेंगे जो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड। बेहतरीन एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है।
तो अब बिल्कुल यही सेटअप यहाँ है, एक बीकर रखा है, एक फिजिकल बैलेंस पर एग्जैक्टली 50.00 ग्राम और उसमें है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सब आए, पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया, बाकी सब यहाँ से बाहर निकल गया। तो अब जो पानी एब्जॉर्ब हुआ तो हमें पता चल जाएगा कितना हुआ। तो इसकी रेटिंग अगर हो गई 1.670 ग्राम, तो इसका क्या मतलब हुआ 1.67 ग्राम इसमें पानी है और ये CO। कितनी देर लगेगी इसको रिपेयर में? अगर ये एपरेटस यहाँ मौजूद हो, तो घर पे बैठ के हम थोड़ी बना रहे हैं, तो बना बनाया आएगा ना, रखा हुआ। एक बच्चा आएगा, उसको हम एक कंपाउंड देंगे, भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वो पहले वे करेगा और फिर इसमें रख के बर्नर ऑन कर देगा। बस 2 मिनट करेंगे। उसके बाद बर्नर ऑन होने के बाद गैसें खुद ब खुद बनेगी, अगले चैम्बर में जाएंगी, हमें कैसे पता चलेगा? रीडिंग चेंज हो जाएगी। फिर उससे अगले चैम्बर में जाएंगी, रीडिंग चेंज हो जाएगी, हमने वो रीडिंग नोट कर ली, खत्म। और तो हमने कुछ नहीं करना, तो सब बिजली सेटअप किया। तो अब हमारे हर क्वेश्चन में इसी एक्सपेरिमेंट का हवाला किया जाए। वो आपसे कहेंगे कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसका मास ये है। जब आपने उसे जलाया तो उससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इतना पानी बना। बस एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दीजिए, बस ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, इससे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। तो अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, ये अंदाजा हो गया। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, बिल्कुल इसी पर बेस करता हूँ। हर सवाल जो इसके बाद भी हम करेंगे ना, बिल्कुल यही लैंग्वेज होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी हर जगह। भाई अभी 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो और बनेगी, तो हर कंपाउंड पे डिपेंड करती है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन, बुक की एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है 1.367 ग्राम of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in air to produce 3.002 gram carbon dioxide and 1.670 gram water. Calculate its empirical formula. तो कम से कम क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन में जो कुछ हमें दिया गया है उसके पीछे ये स्टोरी है। एक ही दफा बता दी, बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। अब हम जितने भी सवाल करेंगे उन सब में यही लैंग्वेज होगी। और आपके दिल में आएगा सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड बनी आपने कैसे निकली, वो तो हवा में उड़ गई होगी, ये वो सब के जवाब मिल गया। ये रहा। और सोचें अगर लिटरली अगर ये एपरेटस हमें मिल जाए, हमारी केमिस्ट्री की लैब में हो और ये प्रैक्टिकल हमसे कहा जाए करने को, हार्डली इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स ये सब करना है। उसके बाद तो जो भी काम है कागज पर है, जो हमें करेंगे तो वो हमेशा हमें ये रीडिंग दे देंगे, ये हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, आपके लिए रीडिंग है, आगे का काम आप करें। 4 स्टेप्स होंगे जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं। तो वो 4 स्टेप्स हमें तसल्ली के साथ करने हैं। सवाल कॉपी रहेगा आपके पास, कल जब आप आइए तो हम इससे आगे से शुरू करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होना जरूरी है। हर न्यूमेरिकल में मैं पहले भी ये कहता था, इसमें बड़ा खास तौर पर मुझे कहना है कि हर बच्चा खुद कैलकुलेट इसलिए करेगा कि इसमें थोड़ा सा आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लेने हैं उसका बड़ा स्पेशल ख्याल रखना होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो ज़बानी याद करके नहीं आऊँगा ना, तो आपसे पूछूंगा और लिखूंगा, तो आपके पास कैलकुलेटर की पूरी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। थैंक यू।